नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। वो आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने 95% हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और हमने 13 भाग मॉक टेस्ट यानी 150 MCQs भी बहुत ही महत्वपूर्ण लगाए हुए हैं। बाकी उन सभी के PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम में बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है CCE के बारे में, यूनिट सेकंड का है, जिसमें हम परिचर्चा करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि एवं अवधारणा के बारे में जानेंगे, इसके लागू करने के बारे में जानेंगे, इसके एम्स जानेंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसके लक्ष्य जानेंगे, इसकी विशेषताएं जानेंगे। जितना भी आपके लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं बताओ मुझे, CCE बोलते हैं। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट होगा इन सभी के बारे में हम परिचर्चा इसमें करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि की बात करें एवं इसकी अवधारणा की बात करें तो हमने एक भाग में पढ़ा था क्या, RTI, जिसे आप क्या बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून। ठीक है, 2009 में आया था। क्या उसके मुख्य विशेषता थी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा। कैसी शिक्षा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें प्राप्त करना है। ठीक है, कानून के सेक्शन 29 में स्पष्ट किया गया था कि कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि वो पाठ्यक्रम बच्चों के क्या सर्वांगीण विकास लाने वाला हो। ठीक है, जो RTI है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी के लिए क्या, शिक्षा का अधिकार। कैसा अधिकार? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, कानून के सेक्शन 29 में स्पष्ट किया गया था कि जो 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाना होगा जो उनकी इच्छा अनुसार हो, जिसमें वो क्या इंटरेस्ट ले सके, जो उनका चहुमुखी या सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, हमने RTE 2009 के बारे में पढ़ा था कि प्रमुख धारा अध्याय 7 में वो अनुसूची 38 में हमने, ठीक है, परिचर्चा कब की थी? मैंने बताया था 2009 में, और लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को क्या, RTE। ठीक है, RTE लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। क्यों, कहाँ? सारे स्टेट में होता है, बस जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के सारे ये भारत में क्या होता है, लागू होता है RTE। ठीक है, इसके क्या प्रावधान थे हमने परिचर्चा कर ली। ठीक है, स्कूल और कक्षाओं में पढ़ाने के तरीके बच्चों के अंतर्निहित क्षमताओं को उभारे और उनमें अपना ज्ञान निर्माण स्वयं करने की क्षमता विकसित हो। ठीक है, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना है बच्चों के लिए जो उनके इंटरेस्ट के अनुसार हो। ठीक है, उनके अंतर्निहित मतलब उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो उनके अंदर छिपी हुई क्या है, शक्तियां हैं, उनको बाहर निकालना और वो क्या करेंगे, स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम उनको देना है, उनके अनुसार बनाना है। बच्चों ने जो सीखा है उसका मूल्यांकन उनके पढ़ने के दौरान लगातार होता रहे। ठीक है, आपने देखा है कि जब आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ा, 6, 7, 8, 9 में तो खासकर, तो आप जब अध्याय पढ़ते थे, अध्याय के पीछे आपने कितना सीखा करके लेसन के अंतिम में आपका मूल्यांकन किया जाता था कि आपने क्या सीखा था। तो इन्हीं पे इस पे बल दिया गया था। ठीक है, और क्या किया गया, उन्हें परीक्षा का भय नहीं लगे, परीक्षाएं बच्चों का मूल्यांकन भी दिखाने वाली हो सकती हैं। ठीक है, उनके साथ शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना में बदलाव करने का आधार एवं मौका मिल सके। ठीक है, देखो, पाठ्यक्रम तो करिकुलम तो बच्चों के अनुसार बनेगा, लेकिन जो शिक्षण, जो एक टीचर के जो पढ़ाने के मेथड है, विधि है, ठीक है, उनके समझाने के जो तरीके हैं, उनको भी क्या मिल सके, उन्हें बदलाव करने का मौका मिल सके। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं तथा शिक्षाविदों के बीच इस विषय पर लगातार चर्चा होती रही है। इस चर्चा में साफ उभर कर आ रहा है कि कानून के इस प्रावधान का अर्थ है क्या था कि
देखो हमें अपनी कक्षाओं में शिक्षण कराने के तरीकों को बाल केंद्रित करना होगा। ठीक है, जो शिक्षण है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारी पढ़ाने का मेथड है, जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को हमें क्या बताना है, बच्चों के मस्तिष्क में कैसे ज्ञान का निर्माण करना है, ये कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित। अच्छा, बालकों को क्या केंद्र में रखना होगा। शिक्षक क्या है, मैं आपको बताते आता हूँ। ठीक है, शिक्षक क्या है, एक पाड़ देने वाला, सहारा देने वाला, मार्गदर्शन देने वाला मित्र है। ठीक है, और बच्चा क्या करेगा, स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा। ऐसी शिक्षण हो जिसमें क्या बच्चा बाल केंद्रित हो, शिक्षक ने नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आदर्शवादी क्या बोलते थे बताओ मुझे, प्रगतिवादी और प्रयोजनवादी बोलते हैं कि जो बालक है वो शिक्षा के केंद्र में है। आदर्शवादी क्या बोलते हैं, शिक्षा के केंद्र में शिक्षक है, लेकिन शिक्षा के केंद्र में शिक्षक ने नहीं होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा के केंद्र में बालक ने होना चाहिए। बालक के केंद्र, बालक के इंटरेस्ट, गुण हो गए, उसकी शक्तियों के अनुसार क्या ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। प्रयोजनवादियों ने तो बोला कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, प्रकृतिवादियों ने बोला कि बालक को प्रकृति में छोड़ दो। ठीक है, वो प्रकृति द्वारा ही सीखेगा। ठीक है, बस उसे का मार्गदर्शन करेगा कौन, एक टीचर। ठीक है, गिरिजुभाई बधेका, ठीक है, गुजरात में बाल केंद्रित स्कूल खोले जिन्होंने, उन्होंने क्या बोला कि बाल पूरी शिक्षा क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो बच्चों के मूल्यांकन प्रक्रिया को इस प्रकार तय करना होगा कि वो अपने बच्चों के बारे में लगातार जानकारी दें और उनमें परखने का भय भी पैदा ना हो। ठीक है, शिक्षक बच्चों के लगातार मूल्यांकन के आधार पर अपनी शिक्षण योजनाएं बनाएं और उसी के अनुसार बच्चों के साथ साथ शिक्षण कार्य करे। शिक्षक कैसा मूल्यांकन करेगा, शिक्षक मूल्यांकन करेगा और मूल्यांकन के आधार पर जो शिक्षण योजनाएं हैं किसके अनुसार, बच्चों के अनुसार शिक्षण कार्य करेगा शिक्षक। ठीक है, अपने अनुसार नहीं, उसे हिटलर नहीं बनना है, तानाशाह नहीं बनना है, उसे क्या करना है, क्लास में एक स्वतंत्र वाला क्या, एक प्रेमपूर्ण स्वभाव, सुरम्य वातावरण पैदा करना है जिसमें बालक बच्चे स्वयं ज्ञान का क्या कर सके, निर्माण कर सके। ठीक है, शिक्षक दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों का शैक्षिक स्तर देखें और स्वांगीण विकास के पहलुओं यथा कला, संगीत, व्यक्तित्व विकास, खेल एवं स्वास्थ्य में भी बच्चों की प्रगति को दर्ज दे। ठीक है, उनका स्वांगीण विकास मतलब कि चारों दिशाओं में उनका क्या हो सके, विकास हो सके, कला हो गया, संगीत हो गया, व्यक्तित्व हो गया। ठीक है, हस्तशिल्प, गांधी जी ने तो बोला कि बच्चों को हस्तशिल्प वाली शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, जिससे वो क्या हो सके, सेल्फ डिपेंड बन सके। ठीक है, अपने क्या जीविकोपार्जन के लिए भी कार्य कर सके, ऐसी उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। ठीक है, शिक्षक कक्षाओं में पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप इस प्रकार की गतिविधियां करें कि बच्चों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर मिले। अब शिक्षक से क्या बोल रहे हैं कि पाठ्यक्रम तो ऐसा बनाना है जो छात्रों के अनुरूप हो। ठीक है, और ऐसी गतिविधि कक्षा में करनी है जो बच्चों की क्षमताओं को बढ़ाए। ठीक है, उनको बढ़ाने का अवसर पैदा करे। ठीक है, इस अर्थ के आधार पर कहा जा सकता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया वास्तव में व्यापक गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया ही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे CCE, ठीक है, का अर्थ विद्यार्थी के स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था से है जो विद्यार्थी के सीखने के सभी पक्षों पर ध्यान देती है। ठीक है, देखो आप सतत व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि बच्चों की जो कमियां हैं, ठीक है, जो उसमें गलतियां हैं उन्हें दूर कर सकें, उसमें क्या कर सकें, उन गलतियों को दूर करें और उनमें सीखने के नए पक्षों का विकास करें, उनकी कमियों में ध्यान दें। यही CCE का क्या है, मुख्य विशेषता है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कोई नई अवधारणा नहीं है, कोई शिक्षण विधा जिसमें बच्चों के मूल्यांकन की प्रक्रिया सीखने सिखाने की गतिविधियां में शामिल नहीं है तो उस विधा को उपयुक्त शिक्षण विधा नहीं कहा जा सकता है। अतः यह स्पष्ट समझ लिया जाना चाहिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण विधि यानी सीखने सिखाने की विधि का ही हिस्सा है, कोई अलग अवधारणा नहीं है। ठीक है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये कोई अलग विधा नहीं है, ये क्या है, सीखने और सिखाने की एक विधि है, एक विधा है, ये अलग अवधारणा नहीं है। बच्चों को कैसे
कैसे सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, बच्चों में कैसे सीखने के अवसर प्राप्त दे रहे हो आप, ठीक है, उनकी कैसी कमियों को आप ध्यान में रख के उनको दूर कर रहे हो, यही क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सततता जहां एक और कक्षा की प्रक्रिया के अनुसार होती है वही उन्हें रूप प्रदान करती है, सार्वधिक मूल्यांकन के रूप में भी होगी। व्यापकता उन मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित करेगी जो बच्चों के विभिन्न कौशल हो गया, भावात्मक हो गया, क्रियात्मक पक्ष को उजागर करे। बच्चों के क्या, भावात्मक हो गया, कौशल वाली स्किल वाली होगी, ठीक है, क्रियात्मक पक्ष को क्या कर सके, उजागर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करने के क्या कारण थे, ठीक है, ये कितने चरणों में लागू होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले चरण में अगर बात करें तो 2010 से 2011 में क्या पहला चरण लागू होता है, किसमें, राज्य में सतत और व्यापक मूल्यांकन का, CCE का, ठीक है। इसमें क्या क्या बातों को ध्यान दिया गया तो चर्चा कर लेते हैं। तो राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु सत्र 2010 से 11 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ठीक है। 2010 और 11 में क्या सतत मूल्यांकन का को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसे लागू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसमें अलवर एवं जयपुर जिले के क्रमशः 40 से 20 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। धीरू भाई की पुस्तक है ये, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसमें अलवर और कहाँ का जोड़ा हुआ है, अलवर और जयपुर का, राजस्थान का जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रारंभ किया गया था और कक्षा 1 से 5 तक में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में कार्य किया गया एवं कक्षा 1 से 5 तक NCERT आधारित पाठ्य पुस्तकों को आधार मानक कार्य किया गया था, ठीक है। इस चरण का उद्देश्य था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना और प्रक्रिया को तय करना जो कि अंततः राज्य के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी। इस चरण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया शिक्षकों को नियमित संबल देना था, ठीक है। इसके लिए विषयवार मासिक कार्यशालाएं की गई, साथ ही सघन मॉनिटरिंग भी की गई। स्कूल के व्यापक बदलाव की दृष्टि से पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर भी कार्य किया गया और प्रोजेक्ट के प्रारंभिक परिणाम इस प्रकार रहे हैं, ठीक है। क्या परिणाम रहे उस प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट पायलट वहाँ राजस्थान के अलवर और जयपुर में शुरू किया गया था, उसमें क्या परिणाम रहे। पहला पॉइंट है बच्चों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हुई, पहला पॉइंट, ठीक है। जो पहला चरण शुरू हुआ किसका, सतत मूल्यांकन का, ठीक है, 2010 से 11 में, जिसको किसके तहत शुरू किया गया, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया। उसमें पहला पॉइंट है कि बच्चों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हुई, बच्चों के प्रवेश नियमितता और ठहराव में सराहनीय वृद्धि हुई, ठीक है, उनके प्रवेश में वृद्धि हुई, ठीक है, उनके स्कूल आने में नियमितता हुई और ठहराव और सराहनीय वृद्धि हुई, ठीक है। कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की रुचि भागीदार बढ़ी है, ठीक है। बच्चों और शिक्षकों के बीच रिश्तों में गुणात्मक सुधार आया, ठीक है। उस पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा क्या हुआ, बच्चों और शिक्षकों के मध्य कैसा गुणात्मक सुधार आया है। अभिभावकों ने मूल्यांकन के नए तरीकों की सराहना की और इसे स्वीकार भी किया है, ठीक है। जो मूल्यांकन के नए तरीके थे उनके अभिभावकों ने क्या की, उनकी सराहना की और उसे स्वीकार किया, ठीक है। अभिभावकों ने बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया कि बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसकी महत्वता को, उसकी इंपोर्टेंस को अभिभावकों ने फील किया, महसूस किया, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति की भागीदारी बढ़ी, विद्यालय प्रबंधन समिति की भागीदारी बनी। शिक्षकों ने NCF 2005 की अनुशंसा के अनुरूप किए गए पाठ्यक्रम के विभाजन को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और अधिकतर शिक्षकों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हमने बताया RTE, ठीक है, क्या किया, उसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मुद्दों पर संवाद करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि कक्ष में शिक्षकों द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रशंसनीय बदलाव किए गए, ठीक है। कक्ष में शिक्षकों द्वारा जो बच्चों को क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, बच्चों में कैसे ज्ञान का निर्माण किया जाए, तो इसमें क्या हुआ, इसमें बदलाव किया गया, ठीक है। कक्ष में
गतिविधि आधारित प्रक्रिया प्रयोग की जाने लगी। अब गतिविधि प्रयोग करके बच्चे क्या करेंगे, जो भी सीखेंगे, जो भी करेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रक्रिया आधारित प्रयोग करने के आधार पर वो सीखने लग गए। ठीक है, कक्षा कक्षी में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कला, संगीत, खेलों को, प्रयास को महत्व मिलने लगी। ठीक है, कक्षा कक्षी में जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कला हो गया, संगीत हो गया, खेलों को पर्याप्त महत्ता मिलने लगी। तो पहला चरण आप समझ गए 2010 से 11 में जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया, उसमें क्या क्या सुधार हुआ। ठीक है, इसका दूसरा चरण आता है 2012 से 2013 में। पायलट परियोजना के उत्साहजनक परिणाम के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अकादमिक सत्र 2012-13 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को राज्य के 178 ब्लॉक्स के 3059 राजकीय प्राथमिक विद्यालय लहर विद्यालयों में लागू करने का निर्णय किया गया। इसके साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। ठीक है, जब पहले पायलट प्रोजेक्ट 2010-11 के परिणाम आए तो उससे उत्साहित होकर क्या करते हैं, ये द्वितीय चरण 2012 और 13 में आता है जिसमें 178 ब्लॉक में आपसे पूछ लेगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वितीय चरण में कितने ब्लॉक और कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया गया, तो 178 ब्लॉक है और 3059 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में लहर विद्यालय बोलते हैं जिसे। ठीक है, लहर विद्यालय बोलते हैं, तो उनमें लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, फिर तीसरा चरण में क्या हुआ, तीसरा चरण आता है 2013 से 14 तक। इस शैक्षिक सत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्लॉक को कवर करते हुए लगभग 2500 विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में कार्यक्रम का क्या किया गया, विस्तार करने का निर्णय किया गया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हैं इसका महत्व क्या है, इसके कारण क्या है। इसके 3 चरण में पहला चरण 2010-11, दूसरा चरण 12-13 और तीसरा चरण आपका 13-14 में से संपादित किया गया। ठीक है, आप पढ़ते हैं क्या है CCE और SIQE। ठीक है, इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, विद्यालय समन्वित योजना पश्चात विद्यालय 1 से 12 तक संचालित किए गए। ठीक है, इस योजना के तहत विद्यालय 1 से 12 तक संचालित किए गए विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रमसा RMSC। ठीक है, रमसा बोलते हैं। आपने जब आप 8 तक पढ़ते थे, 9 तक पढ़ते थे, 10 तक पढ़ते थे, तो आपके स्कूल में जो फर्नीचर थे उसके पीछे से आपको लिखा हुआ रहता होगा RMSA, जिसे आप बोलते थे रमसा। ठीक है, RMSA माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हो गया, SIQE उदयपुर हो गया, वर्तमान नाम इसका क्या हो गया, RSCERT हो गया। ठीक है, SIQE का वर्तमान नाम क्या हो गया, RSCERT। ठीक है, ये तो वहाँ का है, आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी परिचर्चा कर लेते हैं क्योंकि ज्ञान जहाँ से भी मिलेगा आपने लपेटना ही है, वो लेना है। ठीक है, ज्ञान आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर के साथ MOU है जिसके तहत सभी विद्यालय के समन्वित चरणावार 1 से 5 कक्षाओं में ABL क्या होता है, ABL मुझे बताओ, फुल फॉर्म बताएंगे मुझे, ABL का फुल फॉर्म बताएंगे, वो CCE कार्यक्रम लागू किया गया। अकादमिक सत्र 2015 से 16 में राज्य के सभी समन्वित विद्यालयों में 1 से 5 तक की कक्षाओं में SIQE कार्यक्रम संचालित किए गए। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि क्या है ABL क्या होता है, बताओ मुझे ABL का फुल फॉर्म, मुझे आप बताएंगे फटाफट कि ABL का फुल फॉर्म क्या होता है। फटाफट मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए कि ABL का पूरा नाम क्या होता है, बताओ मुझे फटाफट। मेरे डेली के लर्नर्स हैं कुछ, वो मुझे आंसर देते हैं, तो बताएंगे मुझे ABL का पूरा नाम क्या है। फटाफट आप कमेंट करेंगे मुझे। ABL होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्या होता है, एक्टिविटी, A मतलब एक्टिविटी, B मतलब बेस्ड, L मतलब लर्निंग। ठीक है, CCE क्या आप मुझे बताएंगे। ठीक है, CCE का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो कार्यक्रम लागू किया गया। अकादमिक सत्र 2015 से 16 में राज्य के सभी समन्वित विद्यालयों में 1 से 5 कक्षाओं में SIQE कार्यक्रम संचालित किया गया। ठीक है, SIQE इसका क्या पूरा नाम था, तो इसका पूरा नाम क्या है, नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, क्या है बता मुझे, तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE। ठीक है, सत्र 2010 से 11 में प्राथमिक शिक्षा विभाग के 60 विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में CCE की शुरुआत की गई थी। ठीक है, सत्र 2014-15 तक कितने बताओ मुझे,
22,000 विद्यालयों तक चरणबद्ध किया गया था। ठीक है, एज ए पायलट। ठीक है, 2010 से 12 में 60 विद्यालयों में प्रारंभ किया। फेज 1 में 2012-13 में जब लागू हुआ 3059 विद्यालयों में। फेज 2 में जो 2013 से 2014 में प्रारंभ होता है 2742 विद्यालयों में प्रारंभ हुआ। फेज 3 में 2014 से 15 में प्रारंभ होता है 15,605 विद्यालयों में प्रारंभ होता है। फेज 4 में ये क्या 2015 से 2016 में लागू होता है 19,703 विद्यालयों में यह प्रारंभ होता है। टोटल कितना 41,169 विद्यालयों में क्या ये प्रारंभ होता है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, देखो SIQE में सत्र 2018-19 में परिवर्तन किया गया तथा 4 ऐसे के स्थान पर केवल 3 समेकित आकलन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, कक्षा 5 के लिए SA3 का आयोजन किया गया जाता है। ठीक है, इसके स्थान पर प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर आकलन परीक्षा का आयोजन संपूर्ण प्रदेश में SCERT उदयपुर जिलों की DIET ठीक है के समन्वय से किया जाता है। ठीक है, देखो SIQF से संबंधित कुछ टर्म और डॉक्यूमेंट है, इनके बारे में जानते हैं। हमने आपको ABL क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ठीक है करके सीखोगे। ठीक है, कार्य गतिविधि आधार पर शिक्षण। ठीक है, तो गतिविधियों के आधार पर शिक्षण को कहा जाता है ABL। ठीक है, जो गतिविधियों के आधार पर शिक्षण को क्या कहा जाता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। राज्य सरकार ने सत्र 2018 से 19 में द्वितीय चरण में ग्रामीण क्षेत्र के आदर्श विद्यालयों में कक्षा 1 से 2 के लिए क्या ABL ठीक है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कक्षा स्थापित किए, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय में कक्ष पेंटिंग में 3300 ठीक है वो कितना 6,700 का ABL मुहैया कराया गया था, जिसके उपयोग ने न सिर्फ कक्षा 1 से 2 तक तथा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए गतिविधियां क्या की इनके हेतु इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आधार रेखा मूल्यांकन पद स्थापन की बात करें तो बोल रहा है कि उन सभी बच्चों की शैक्षिक क्षमताओं का आकलन किया जाता है जो किसी अन्य विद्यालय से विद्यालय में आए हुए हैं। ठीक है, किसका इसमें क्या किया जाता है आकलन किया जाता है उन विद्यालयों का उन छात्रों का किया जाता है जो किसी दूसरे विद्यालय से दूसरे विद्यालय में आए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा विद्यालय है हमारे विद्यालय में किसी दूसरे विद्यालय का बालक आया है तो उनका इसमें क्या किया जाता है मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। और देखो कैसा पेपर पेंसिल टेस्ट लिया जाता था BLE में पेपर पेंसिल टेस्ट लिया जा सकता है, अन्य कोई विद्या भी प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है, जो विद्यार्थी क्या अनामांकित व ड्रॉप्ड आउट है तथा पुनः विद्यालय से जुड़े हैं उनकी कक्षा स्तर का निर्धारण भी BLE के अनुसार आधार होना है। BLE केवल कक्षा 2 से 5 तक के बच्चों के लिए होता है, जिसे पेपर पेंसिल टेस्ट आप कहते हैं। ठीक है, पद स्थापन क्या है स्वयं के विद्यालय के विद्यार्थी जो ग्रीष्म अवकाश के पश्चात आते हैं उनकी कक्षा स्तर हेतु दल प्लेसमेंट किया जाता है। स्वयं के ही हमारे ही विद्यालय के बच्चे हैं ग्रीष्मकालीन के अवकाश के बाद आते हैं तो उनकी कक्षा स्तर हेतु दल प्लेसमेंट किया जाता है, जिसे BLE व प्लेसमेंट का रिकॉर्ड विद्यार्थी पोर्टफोलियो में किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है बच्चे का क्या होता है संपूर्ण विवरण होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे का संपूर्ण विवरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापक योजना डायरी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है शिक्षक अध्यापन कराने से पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने विद्यालय विषय व कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 15 दिवस की शिक्षण योजना तैयार करता है। ठीक है, जो शिक्षक क्या कराता है अध्यापन कराता है उससे पूर्व निर्धारित क्या करता है अपने शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विषय व कक्षा में क्या करता है 15 दिवस की शिक्षण योजना तैयार करता है। इस योजना की साप्ताहिक समीक्षा शस्त्र प्रदान व हार्डवेयर की उपस्थिति से की जाती है तथा आवश्यकता अनुसार योजना में बदलाव किया जाता है। योजना में कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधि का समावेशन कर अधिगम उद्देश्य स्पष्ट व अंकन किया जाता है। ठीक है, क्या है अनुभव डायरी। तो अनुभव डायरी में परिचर्चा कर लेते हैं। शिक्षक जब कक्षा में गतिविधि करवाते हैं तो उस समय विद्यार्थी द्वारा की गई अनुक्रिया
कि अपनी एक अनुभव डायरी में संक्षिप्त रूप से विद्यार्थी का नाम देते हुए सीखता है, जिससे चेक लिस्ट भरते समय उसे सुविधा मिल सकती है। योजना के लिए समूह के लिए हो गया, ठीक है, योजना के लिए समूह के लिए हो गया। योजना डायरी में प्रत्येक विषय शिक्षक को प्रत्येक विषय की पाक्षिक योजना 2 समूह के लिए तैयार करनी होती है। एक कक्षा स्तर विद्यार्थी के हेतु तैयार करनी होती है। दूसरी में क्या होता है, कक्षा स्तर के नीचे स्तर के विद्यार्थियों के लिए उनमें बुनियादी क्षमताओं के विकास के लिए, जब विद्यार्थी में बुनियादी क्षमताओं का विकास हो जाता है तो उसे कक्षा स्तर का मानते हुए समूह 1 में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, देखो हमने अभी विद्यार्थी पोर्टफोलियो, क्या होता है पोर्टफोलियो, तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग एक पंजिका का संधारण किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी द्वारा की गई शैक्षिक प्रगति, सृजनात्मकता व कौशल विकास का विवरण होता है। जिसमें बालक का संपूर्ण क्या होता है, शैक्षिक प्रगति हो गया, सृजनात्मकता व कौशल विकास का विवरण होता है। पोर्टफोलियो सत्रवार व 1 से 5 तक सभी वर्षों के का एक साथ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो में 15 दिवस में कम से कम 2 कार्यपत्रक प्रति विषय प्रति विद्यार्थी संधारित किए जाने अनिवार्य हैं। कार्यपत्रक का आकलन शिक्षक द्वारा किया जाता है तथा गलतियों का सुधार का कार्य करवाया जाता है एवं सकारात्मक टिप्पणी भी इसमें दर्ज की जाती है। ठीक है, पोर्टफोलियो रिपोर्ट आपने बच्चे की बीएड के दौरान बनाई हुई है, आज आप उसे ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एसएमसी, तो एसएमसी की बैठक आपको विद्यालय में होता है, आपको पता है। तो क्या होता है, विद्यार्थी अभिलेख पोर्टफोलियो को अभिभावक समक्ष क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। जो एसएमसी है ये अभिभावकों की क्या होती है, एक मीटिंग होती है, बैठक होती है, जिसमें बच्चे की पोर्टफोलियो रिपोर्ट क्या अभिभावकों को प्रस्तुत की जाती है और अभिभावक अपने बच्चे के पोर्टफोलियो, उसकी कमियां, उसके अच्छे गुणों को आंकता है और क्या करता है, अंत में वो क्या करता है, उस पर सिग्नेचर करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गतिविधियों के प्रकार की बात करूं तो गतिविधियों को 3 भागों में बांटा जाता है। इन भागों से हमारा आज कक्षा में करवाए जाने वाले कार्य है सामूहिक गतिविधि, अधिगम उद्देश्य प्राप्ति हेतु शिक्षक द्वारा संपूर्ण कक्षा में गतिविधि आयोजित कर अनुभवों को अनुभव डायरी में अंकित किया जाता है, जिसके आधार पर कक्षा को उप समूह में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उप समूहों में कार्य कक्षा को छोटे छोटे समूह में बांटकर अधिगम उद्देश्य पूर्ण किया जाता है तथा इसमें बच्चों से गतिविधि करवाने पर बल दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत कार्य में बाल केंद्रित शिक्षण में प्रत्येक विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाल केंद्रित पहले ही बताया, बालक शिक्षा के केंद्र में है, उसमें प्रत्येक विद्यार्थी का अपना क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। अथवा विद्यार्थियों से शिक्षक संदिग्ध में अंकित कार्य ड्रिल वर्क करवाया जाता है, वह कार्य पत्रक प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग ABC, क्या है ग्रेड सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर है, जो परसेंट सिस्टम है, ठीक है, उसे हटाने के लिए उसकी क्या नकारात्मकता को कम करने के लिए छात्रों में जो नंबरों में हीन भावना आती है उसे कम करने की दृष्टि से ग्रेडिंग व्यवस्था आई। ठीक है, तो ग्रेड ए क्या है, तो गतिविधियों के माध्यम से जो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करके अधिगम उद्देश्य प्राप्त कर लें उसे श्रेणी ए में रखा जाता है। श्रेणी बी, ग्रेड बी क्या है, अधिगम उद्देश्य प्राप्ति हेतु शिक्षक या संतरी साथी की आवश्यकता। ठीक है, ग्रेड सी क्या है, अत्यधिक प्रयास पश्चात भी बोधित लक्ष्य विद्यार्थी निर्धारित समयावधि में प्राप्त न कर पाए अपने लक्ष्यों को तो उसे ग्रेड सी में रखा जाता है। ठीक है, चेक लिस्ट क्या होती है, तो अधिगम सूचकों के अभिलेख संधारण चेक लिस्ट में किया जाता है। यह मासिक भरी जाती है। प्रथम अभिवृत्ति 2 पाक्षिक योजनाओं के लिए तथा दूसरी अभिवृत्ति आगामी 2 पाक्षिक योजनाओं के लिए भरी जाती है। चेकलिस्ट में 1 से 30 तक नामांकन होते हैं। समूह 1 के बच्चों के लिए सभी विषयों को चेकलिस्ट भरी जाती है तथा पर्यावरण विषय के केवल एक ही समूह होता है। बुनियादी दक्षता चेकलिस्ट अंग्रेजी, गणित व हिंदी के समूह 2 के लिए बच्चों के लिए ये चेकलिस्ट भरी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या, वार्षिक अभिलेख। तो वार्षिक अभिलेख क्या होता है, तो देखो समेकित आकलन तथा चेकलिस्ट के आधार पर विद्यार्थी वार्षिक अभिलेख तैयार किया जाता है। विद्यार्थी का चेकलिस्ट के आधार पर विद्यार्थी का क्या वार्षिक अभिलेख तैयार किया जाता है। रचनात्मक आकलन साक्ष्यों के आधार पर तथा सत्र पर्यंत विद्यार्थी सहभागिता के आधार पर ये तैयार किया जाता है। ठीक है, ऐसे फर्स्ट व ऐसे थर्ड के पश्चात विद्यार्थी के अभिभावक के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। ऐसे थर्ड केवल कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों हेतु अयोग्य है। ठीक है, योजना लागू होने के पश्चात
कौन कौन सी चीज़ इसमें शामिल की गई जान लेते हैं। तो गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक है, कि गतिविधि आधारित बच्चे के गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाएगा, ठीक है, एवं व्यापक एवं सतत मूल्यांकन लागू करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार नजर आने लगा है, ठीक है। शिक्षकों का ABL क्या होता है, ABL का फुल फॉर्म मैंने बताया था, कमेंट करेंगे, अगर प्रो वर्जन बनना है एक्टिविटी करेंगे। ABL क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के प्रति रुझान बढ़ा है, ठीक है। शिक्षक बच्चों के शैक्षिक स्तर के अनुसार शिक्षण अधिगम योजना बनाने का प्रयास करने लगे हैं, ठीक है। बच्चे के क्या उद्देश्य हैं, बच्चे के अंदर कैसी शक्तियां हैं कि वो सीख सके, वो कैसा ज्ञान का निर्माण कर सके, तो बच्चे के अनुसार ही शिक्षक क्या करेगा, शिक्षण अधिगम योजना बनाने का प्रयास करने लगे, ठीक है। कक्ष प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की शामिल प्रगति को दर्ज किया जा रहा है। बच्चों के कक्ष एवं सीखने के प्रयासों को संगठित पोर्टफोलियो में समाहित किया जाने लगा है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अधिगम उद्देश्यों के सापेक्ष बच्चों के प्रगति का आकलन नियमित रूप से दर्ज किया जाने लगा है, ठीक है। SIQE में बच्चों के क्या रिफ्लेक्टिव कार्य का अवसर प्राप्त होने लगा है, ठीक है। कुछ परिभाषिक शब्दावली है, मैंने आपसे पूछा था CCE का फुल फॉर्म पूछा था आपसे, तो क्या होता है CCE का फुल फॉर्म बताओ मुझे, फटाफट पढ़ के एक्टिविटी करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे, फटाफट बताओ मुझे। तो क्या होता है CCE मतलब कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव, क्या होता है बताओ मुझे फटाफट, हैं एवल्यूएशन, ठीक है। और CCA का बताएंगे मुझे, बताओ मुझे फटाफट। तो कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव क्या, असेसमेंट, ठीक है, असाइनमेंट बोलते हैं। और CCP की बात कर लो तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, ठीक है। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ABL हमने बता दिया था, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट SIQE क्या होता है, तो हमने SIQE का फुल फॉर्म आपको बताया था, क्या होता है, तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है बताओ मुझे, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन होता है। और लहर क्या है बताओ मुझे, लहर क्या है फटाफट बताओ मुझे। ये लहर मैंने पहले बताया था आपको, बताओ मुझे लहर बताएंगे। तो लहर होता है लर्निंग, क्या होता है मुझे बताओ, लर्निंग इन्हेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, ठीक है। तो देखो किताब अगर राजस्थान से अगर प्रिंट हुई है तो इसमें राजस्थान का भी होगा, धीरू भाई दभाई की पुस्तक है, ठीक है, अच्छी पुस्तक है, ठीक है। तो देखो अभी ओनली फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए अभी ये बंद कर दिया गया है, ठीक है, अभी ये बंद कर दिया गया है, ठीक है। सतत व व्यापक मूल्यांकन CCE हमने पढ़ लिया था, ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया, ठीक है, के बारे में हमने परिचर्चा कर ली थी। तो अब देखो CCE ये आपने पढ़ लिया। अब ऐसे क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, पहले राजस्थान के वर्ष में 4 होते थे, ठीक है, अब यह 3 होता है, तो ये आपके लिए, ठीक है, राजस्थान वाला आप हटा दो, आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। जान लेते हैं CCE ग्रेडिंग, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। A1 अगर A1 91 से 100 नंबर होंगे तो A1 में उसे रखा जाएगा, ठीक है। 81 से 90 नंबर होंगे तो A2 में रखा जाएगा। B1 71 से 80 नंबर होंगे तो B1 में, 61 से 70 नंबर होंगे तो B2 में, 51 से 60 होंगे तो C1 में, और 41 से 50 होंगे तो C2 में, अगर 33 से 40 होंगे तो D में, अगर 21 से 32 होंगे तो E1 में, और E2 में आपका 20 वाला आ जाएगा जो आपका क्या फील्ड, ठीक है, फील्ड वाला कैटेगरी में आ जाएगा E2, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जुड़ी शब्दावली के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे आप क्या बोलते हैं, CCE बोलते हैं, का अर्थ क्या है, विद्यार्थियों के स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था से है जो विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्षों पर ध्यान देती है। पहले ही बता दिया कि विद्यार्थी का स्वांगीण विकास करने पे ये बल देती है, जो कमी रहेगी उस पर ध्यान देगी, उनका मूल्यांकन करेगी, उसमें सुधार करेगी और विद्यार्थी के अंतर्निहित गुणों को बाहर निकालेगी, ठीक है। CCE के सतत पक्ष या आकलन की इसमें क्या होती है, निरंतरता होती है और बार बार करने, आवर्तन पर ध्यान देता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सतत का संदर्भ, आशय क्या होता है, शिक्षण के दौरान सतत अवलोकनों और उन पर आधारित समीक्षा तथा योजना की निरंतरता होगी। रचनात्मकता आकलन हो गया, सीखने सिखाने के दौरान बच्चों की स्थिति होगी, प्रगति होगी, आवश्यकता होगी, उनके व्यवस्थित रूप हो गया, उससे उसको अवगत कराना और उनमें क्या एक नए गुणों का विकास करना जो उनके अंदर छिपा है। दरअसल बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या करने की उनमें क्षमता है, बस आपको क्या करना है, उनके गुणों को बाहर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्तन का क्या अर्थ है, तो पाठ्यक्रम लक्ष्यों में उपलब्धि स्तर के परीक्षणों तथा
मूल्यांकन की विविध तकनीकों का उपयोग करते हुए निश्चित अवधि के अंत में संबंधित अधिगम लक्ष्यों की उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, व्यापक अवयव बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में मूल्यांकन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन का उपकरण क्या है? अवलोकन, अभिलेखन, चेकलिस्ट, मौखिक प्रश्न, प्रश्न पत्र, कार्यपत्रक, प्रदत्त कार्य, गतिविधि, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट कार्य एवं निदानात्मक परीक्षण। ये क्या है? आकलन मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण है कि किस किस के द्वारा आप आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सतत अवलोकन अभिलेखन। तो विविध गतिविधियों एवं अवसरों पर यथा सामूहिक कार्यों, व्यक्तिगत कार्यों, कक्षा शिक्षण, खेल आदि किए गए अवकलनों के आधार पर क्या होता है? बच्चों की कार्य स्थिति, शैली एवं स्तर पर संबंध में शिक्षक क्या करेगा? ध्यान देगा और समय समय पर आवश्यकता अनुसार उस पर टिप्पणी और सुझाव दर्ज करेगा। ठीक है, चेकलिस्ट क्या होता है? पहले भी बता दिया था कि चेकलिस्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो कि शिक्षकों को यह बताता है कि कक्षावार पाठ्यक्रम क्या है, उसे किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, कक्षावार एवं विषयवार अधिगम क्षेत्र क्या है। ठीक है, अधिगम क्षेत्र के समूचे कौन से सीखने के क्षेत्र में, ठीक है, लर्निंग, अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, उसके क्षेत्र में क्या समूह सूचन कौन से हैं। साथ ही यह दस्तावेज यह भी सुविधा देता है कि बच्चों का प्रारंभिक स्तर आकलन कर उनकी पाठ्यक्रम के अनुरूप नियमित प्रगति को दर्ज किया जा सके तथा बच्चों के क्या स्तरानुसार शिक्षण समूह शिक्षण योजना भी दर्ज किया जा सके। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है? हमने जाना कि समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों और उसके द्वारा सीखे हुए प्रगति स्थिति स्तर उपलब्धि तथा प्रगति पक्ष के चरणों में प्रदर्शित करने वाला नमूना का संग्रह को क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। सामग्री रोजमर्रा के काम से भी हो सकती है और या फिर विशेष तौर पर किए गए कार्यों की जांच या अवलोकनों का भी वो हो सकता है पोर्टफोलियो। ठीक है, नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, टीचर बनने जा रहे हो तो आपकी इसमें क्या भूमिका है, तो उसके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 3 काम किए जाते हैं। ठीक है, पहला यह देखना कि बच्चों ने क्या वो सीखा है जो कि उन्हें सीखना चाहिए। पहला क्या काम है कि बच्चों ने क्या वह सीखा जो उन्हें सीखना चाहिए। दूसरा काम क्या है? उनके सीखने की प्रगति क्या है। और तीसरा कार्य क्या है? सीखना। ठीक है, तीसरा कार्य है उनकी सतत उपलब्धि क्या है। ठीक है, तो मूल्यांकन के 3 आधार होते हैं। पहला क्या था कि बच्चों ने क्या वो सीखा जो उन्हें सीखना चाहिए। दूसरा क्या बताया? दूसरा उनके सीखने की प्रगति क्या है। तीसरा बताया उनकी सतत उपलब्धि क्या है। ठीक है, इन तीनों कार्यों में शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है कि वह देखे कि बच्चे का शैक्षिक स्तर क्या है, बच्चे का शिक्षा के संदर्भ में क्या स्तर है। ठीक है, कितना वो तेज है, कितना तरार है, कितने पढ़ने में तेज है, कैसे वो अर्थ को ग्रहण कर पा रहा है, उसका शैक्षिक स्तर क्या है, कक्षा में बच्चों के समूह किस प्रकार बन सकते हैं, किस बच्चे को किस समूह में रखा जाना है, बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षण योजना किस तरह की होनी चाहिए, बच्चों को सिखाने का समान अवसर उपलब्ध हो और अपनी योग्यता के अनुरूप बच्चे सीख पाए, ऐसे शिक्षक को क्या करना है? प्रयास करना है। ठीक है, देखें कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, यानी बच्चों के सीखने के तरीके क्या हैं, उनमें क्या किसी बदलाव की गुंजाइश है। शिक्षक इन बातों को अपनी डायरी में अपने अनुसार लिख ले ताकि बाद में उस बच्चे के बारे में लिखते समय यह टिप्पणी काम आ सके, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सभी बातों को याद रखना संभव नहीं है, अतः शिक्षक को स्वयं की मदद के लिए यह दर्ज करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, शिक्षक यह देखे कि जो विषय वस्तु बच्चों को सीखने थी वो सीखी या नहीं सीखी। ठीक है, इसे दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षक ने क्या दर्ज करना है कि जो बच्चों ने सीखना चाहिए था वह सीखा नहीं सीखा, यह दर्ज करना चाहिए। कुछ समय बाद पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यह बच्चों का क्या करना चाहिए कि ऐसा मूल्यांकन करें कि बच्चे भी खुद अपने माध्यम से समझ सकें। ठीक है, बच्चों का कक्षा कार्य या गृह कार्य, बच्चों द्वारा अभ्यास पत्रक पर किया गया कार्य, बच्चों द्वारा समूह पत्र पर किया गया कार्य, बच्चों के द्वारा गतिविधियों के दौरान की गई टिप्पणी। ठीक है, ये इसमें प्रमुख है। एक विषय के शिक्षक को
दूसरे विषय के शिक्षक से नियमित रूप से चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को आपस में क्या करनी चाहिए, जैसे विज्ञान का शिक्षक है तो उसने सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से क्या करनी चाहिए, चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों की अन्य विषयों की प्रगति को भी देखनी चाहिए कि ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें यह जानना आवश्यक है कि बच्चों का रुझान क्या है और उनके क्या इस साथ किस प्रकार का काम किए जाना चाहिए। बच्चों की देखो, बच्चों को अगर आपका बच्चों का विकास करना है तो पहले आपको बच्चों का रुझान जानना पड़ेगा, उसकी उनकी इच्छा, उनकी जिज्ञासा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, तभी आप उसे सिखा पाएंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विस्तार में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री में पहला आपका क्या आता है, स्रोत पुस्तिका आती है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया का बेहतर समझ बनाने के लिए शिक्षक को कक्ष में कार्य करने के दौरान आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शिक्षक के लिए कक्षा 1 से 5 की विषयवार स्रोत पुस्तिका दी जा रही है। ठीक है, दूसरा है व्यापक शिक्षण एवं सतत आकलन पंजिका। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के में प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन दर्ज किया जाना चाहिए। इस पंजिका में कक्षा एवं विषय से संबंधित पाठ्यक्रम, कार्य योजना, समीक्षा एवं सतत आकलन चेकलिस्ट शामिल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी मूल्यांकन प्रगति प्रतिवेदन। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति का अंकन विषयवार योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा किया जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन का आधार प्रति 2 माह में किया जाता है और सतत आकलन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के संबंध में उपलब्धि होती है। ठीक है, चौथा है आपके लिए कार्य पत्रक। ठीक है, बच्चों को सीखने की गतिविधि में पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बच्चों की जो सीखने की गतिविधि है उसमें पर्याप्त क्या होता है, अभ्यास की आवश्यकता होता है। चाहे आपने थॉर्नडाइक का प्रयोग पढ़ा, आपने अधिगम संबंधी, स्किनर का पढ़ा, ठीक है, पॉलॉक का पढ़ा, पॉलॉक का तो अभ्यास वाला नहीं था, थॉर्नडाइक हो गया आपका, स्किनर हो गया, कोहलबर्ग हो गया। थॉर्नडाइक ने किस पे, भूखी बिल्ली पे, ठीक है, स्किनर ने किस पे किया था बताएंगे मुझे, कोहलबर्ग ने चिंपैंजी पे, आपको पता था भूखा चिंपैंजी कमरे में बंद कर दिया था, ऊपर केले लटका दिए थे और एक बॉक्स रख दिया गया था, सूज का सिद्धांत जिसे कहते हैं। अगर जानो कोई, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट में फीडबैक देना, हम उसके बारे में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, अभ्यास, उनके अभ्यास के द्वारा सीखेगा, उनके अभ्यास की आवश्यकता को आपको जानना पड़ेगा। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि समय समय पर बच्चों को सिखाई गई अवधारणा पर अभ्यास कार्य देते रहे। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक अवधारणा पर अभ्यास के लिए कार्य पत्रकों का निर्माण शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5वां है पोर्टफोलियो फाइल। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक के पास पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। इसके लिए बच्चों के द्वारा किए गए कामों को संकलित किया जाना चाहिए। बच्चों के बेहतरीन कार्यों के रखरखाव के लिए फाइल बनाई जा सकती है। इस फाइल को ही पोर्टफोलियो फाइल कहते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो फाइल आपने भी बनाई थी जब आपने बीएड किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है क्या है, आर्ट किट है। तो मूल्यांकन की व्यापकता के लिए आवश्यक है कि बच्चों को कला पर काम करने के अवसर मिले, इसलिए जरूरी है कि विद्यालय में सामग्री उपलब्ध हो, कलर पेपर, ग्लेज पेपर, क्रेयॉन्स, स्केच पेन, ड्राइंग शीट, ठीक है, फेविकॉल, पेंसिल, रबड़ एवं धागे की एक रील बच्चों के सामने उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उसमें क्या कर सके, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सके, जिसे हमने क्या बोला, ABL बोला था कि बच्चों के सामने अगर क्राफ्ट वाली चीजें हैं तो बच्चे क्या, आर्ट किट उनके सामने होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, जिसमें क्या क्या सामग्री, कलर पेपर होना चाहिए, ग्लेज पेपर होना चाहिए, और क्या क्रेयॉन से स्केच पेन होना चाहिए, ड्राइंग शीट होना चाहिए, फेविकॉल होना चाहिए, पेंसिल और रबड़ होने चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे क्या कर सके, भिन्न भिन्न आर्ट किट उनके सामने होगे तो वो कुछ न कुछ सामग्री उनसे बना सके। और किसने कहा था, बच्चे क्या हैं, बताओ मुझे, छोटे नन्हे वैज्ञानिक है, किसने बोला, तो नन्हे वैज्ञानिकों के सामने अगर आप क्या सुविधाएं रख दोगे तो वो कुछ न कुछ बनाएंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ABL के माध्यम से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने CCA के बारे में हमने पूरा व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा कर ली है। इसके हमने क्या, जितने भी क्या थे महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला था CCA के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। तो अब इससे कुछ हम प्रश्न लगाएंगे कि कैसे प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला आपके लिए है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता
मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन बी है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन सी है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है। तो हमने सारा पढ़ा हुआ था, तो ये तीनों पॉइंट आपके इसमें आ जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है आपके लिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बताओ मुझे। गुणात्मक भी होता है, निदानात्मक भी होता है, परिणात्मक भी होता है, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, उनके सभी पक्षों का क्या हो सके, विकास हो सके। तो उसका मूल्यांकन कैसे, निदानात्मक भी कर सकते हो, गुणात्मक भी कर सकते हो और परिणात्मक भी कर सकते हो। तो तीनों ऑप्शन जहां सही होगा तो ऑल ऑफ द अबव ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, ये क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता सूचक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन बी है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन सी है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। तो क्यों अधिक उपयोगी है सतत मूल्यांकन? तो उपयुक्त सभी, तो तीनों क्षेत्र, तीनों पॉइंट आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो आपको तकनीक बताना है क्या है। तो सत्र मूल्यांकन हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, इकाई मूल्यांकन हो गया। तो आपने पूरा ये क्या है, तो निदानात्मक मूल्य क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, योगात्मक मूल्यांकन हमने ऐसे पढ़ा था, तो ऐसे का क्या अर्थ है? ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा था कि योगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होगा, तो फटाफट बताएंगे मुझे। तो ऐसे योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है, इसका पता लगाना ही ऐसे का क्या है, योगात्मक मूल्यांकन का प्रमुख ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य था? तो हमने आपको बताया था कि प्रगति पर गौर करना एवं जो उपचारात्मक अनुदेशन है उसकी योजना ही बनाना क्या था, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य था। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन ... किस पर बल देता है? तो सीखने को किस प्रकार अवलोकित करना है, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए। ठीक है, बच्चे की कमियों को कैसे दूर किया जाए, क्या उनमें कमी रह गई है उनका, तभी तो मूल्यांकन करना है ना, आपको सतत मूल्यांकन करना है। और कमियों को किससे दूर कर सकते हो, कि बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं उनका अवलोकन करोगे, रिकॉर्ड में सुधार करोगे, तो तभी क्या करता है, ये सतत मूल्यांकन इसी पे बल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, किस प्रकार इसे दर्ज किया जाता है, वो इसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आवश्यकता पूछेगा तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने CCE, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की, और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में भी हमने चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है, बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपका PDF का लिंक अटैच्ड कर दूंगा, आप वहां से भी इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से कर सकते हो, और व्हाट्सएप के ग्रुप से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की, और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लगाए 10 करीब आपके लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चनों का प्रकार किस प्रकार का होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्योंकि का संबंध कैसे बनता है वो भी हमने पहला जो मॉक टेस्ट किया था वहाँ आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक साथियों में शेयर करने का कार्य करें, और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जल्द ही आपके लिए सभी शिक्षा नीतियों से एक बड़ा मॉक टेस्ट आने वाला है। ठीक है।
ठीक है, जिसमें हम 1854 जिसे हमने क्या शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा से लेंगे। हर्टोग आयोग हो गया, ठीक है, आपके लिए क्या क्या बताओ, शिक्षा आयोग हो गया, शिक्षा नीतियाँ होगी, ठीक है, 1968, 86, 92, 2020 वाली, इन सभी के बारे में, ठीक है, कोठारी आयोग हो गया, ठीक है, मुदाइलर आयोग हो गया, इन सभी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 हो गया, आरटीई 2009 हो गया, इन सभी से वो आपके लिए क्या होगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा। उनका प्रतिवेदन, उनका वर्ष, उनकी शिक्षा की संरचना कैसी है, उन सभी के बारे में हम परिचर्चा करनी है। वो हम मैराथन क्लास होने वाली है, इंपोर्टेंट क्लास होगी, और वहाँ से 2 नंबर आपके 101% बनने वाले हैं। तो आप उसके लिए जुड़ना, मैं आपके लिए लाइव लगा दूंगा, और आप क्या कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको प्रीमियर का पता चल जाएगा कि कब वह वीडियो आने वाली है। थैंक यू।